of which we have all the potential. We have very bright engineers, Indian and Pakistani. आप जाइए यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में अमेरिका में बहुत जाता हूँ, packed with American and Pakistani professors of mathematics, of engineering, of science and so on. So we have all the potential. 15-20 साल में we can become a modern industrial giant like China or USA. But if we do, then the Western industry will collapse because we will sell goods at 1/3 the price, even cheaper than Chinese. So will they permit that? No, they will not permit it because that will throw millions of the people out of employment. How do they prevent the Indian subcontinent from becoming a modern industrial giant? They prevent it by making Hindus and Muslims fight each other, by people of different caste fight each other, different languages through their local agents. आप समझे ना, पूरा ये बंटवारा जो हुआ 1947 का, देखिए we are one country. पाकिस्तान को मैं कोई मुल्क नहीं मानता हूँ, ये फर्जी मुल्क है. It is an artificial fake country. Part of India is bound to reunite with it. We are one country. It is part of India is bound to reunite with India, but under a secular government. ये हमारे जो मोदी साहब हैं, he is also an agent of the Western power. क्योंकि इनका क्या काम है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि हिंदू मुसलमानों में नफरत क्रिएट करो, लड़े मुसलमान. वेस्ट इंडीज का तो पूरा खेल है कि हम लोग आपस में लड़ते रहे रिलीजन या कास्ट या लैंग्वेज के बेसिस पे, एंड वी डोंट इमर्ज एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट ऑफ व्हिच वी हैव ऑल द पोटेंशियल. देखिए 15-20 साल लगता है फॉर अ नेशन टू बिकम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट. और या कास्ट के बेसिस पे अदर पार्टी वो कास्ट के बेसिस पे मगर पोलराइज करते हैं. पोलराइज करने का मतलब है डेवलप कंट्रीज का काम करना. डेवलप कंट्रीज पूरा खेल है कि इंडियन पीपल शुड नॉट गेट यूनाइटेड एंड स्टार्ट अ स्ट्रगल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इनटू अ modern industrial giant, which will require people struggle, united people struggle, which will be a protracted struggle. 15-20 साल चलेगा, जिसको हम कहते हैं जन संघर्ष. people struggle and culminating in a people's revolution. वही सोल्यूशन है हमारे कंट्री का. अगर उसमें 15-20 साल लगेगा और बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, तभी हम एक ऐसा गवर्नमेंट सेटअप कर सकते हैं led by modern minded leaders who are determined to rapidly industrialize the subcontinent and give our people a high standard of living. देखिए हर पॉलिटिकल एक्टिविटी का एक और एक ही टेस्ट होता है, और वो है does it raise the standard of living of the people. तक़सीम हिंद 1947, The Bloody Partition of Punjab, तनाज़ कश्मीर 1965 की पाक भारत जंग, सानियाए मशरक़ी पाकिस्तान और भारत का किरदार, खालिस्तान मूवमेंट और ऑपरेशन ब्लू स्टार, अटल बिहारी वाजपेयी का दौरा लाहौर और कारगिल जंग, इंडियन पार्लियामेंट पे हमले, मुंबई हमले, बालाकोट पे भारतीय हमला, कुलभूषण यादव और बलोचिस्तान, तनाज़ात और इल्ज़ामात में अमन की तलाश. वॉच इंडो-पाक डायलॉग with Dr. Ishtiaq Ahmed and leading voices from India. Talking Politics on Federal Post. Assalamu alaikum, मैं हूं हसन जफर with Talking Politics, स्पेशल एपिसोड इंडो-पाक डायलॉग. और आज इस डायलॉग में हमारे साथ जस्टिस मरकंडे काजू साहब, डॉक्टर इश्तियाक साहब. डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, क्या तारुफ कराएं जस्टिस साहब का. ही इज सो वेल नोन, एवरीबॉडी नोज हिम, बट जिस साइड से हमने इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जज तो ये रहे, लेकिन ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे जस्टिस साहब हेड करते हैं, जो प्रोमोट कर रही है इस आइडिया को कि इंडिया और पाकिस्तान को एक हो जाना चाहिए, यूनाइट हो जाना चाहिए, तो इस आइडिया को आज हम तफसील से सुनते हैं. आप अपनी तरफ से अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहें शुरू में. नहीं, मैं तो जस्टिस साहब का बहुत बड़ा एडमायरर हूँ. इन्होंने बड़ा दिलेरी से हर वो बात जिस पे ये सोचते हैं और इनका मौक़िफ़ है, बेधड़क होके बोलते हैं. तो ऐसी आवाज़ें जो है वो तो मैं समझता हूँ इस सब कॉन्टिनेंट में ऊंची सुनी जानी चाहिए. और ये आइडिया जो है जस्टिस साहब का, ये मेरे दिल के बहुत करीब है. शायद मेरा किस स्टेजेस में ये होगा, कैसे होना चाहिए, उस पे शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो. लेकिन आज हम जस्टिस कज्जू साहब जो हैं उनकी पूरी बात सुनेंगे और फिर कुछ कहेंगे. जरूर. ठीक है. हाँ जी. जस्टिस साहब, शमा महफिल आपके सामने है. ओवर टू यू सर. Good evening, friends.
in the Indian subcontinent and friends in good morning to friends in North America. I don't know what is the time where Dr. Ishtiaq. It's 5 o'clock in the evening. 5 o'clock in the evening. So good evening to you. Thank you, sir. Thank you. Now, you will kindly give me a little time to explain my ideas because they are very, very fundamental ideas. And without understanding them, you will understand nothing. देखो पहले तो एक चीज समझो, ये दुनिया एक दुनिया नहीं है. मैं ये हिंदुस्तानी में बोलूं कि अंग्रेजी में बोलूं कि मिक्स करके बोलूं? As you like, sir. As you like. Bilingual, trilingual, as you like. मिक्स करके बोलेंगे तो आई थिंक समझने में आसानी होगी. देखिए ये दुनिया एक दुनिया नहीं है. In this earth there are two worlds. One is the world of the developed countries like North America, Europe, Japan, Australia, and now China has also joined their ranks. And the other is the world of the underdeveloped countries, which includes India, Pakistan, Bangladesh, and so on. Now there is a very secret but very strong rule among the developed countries. तो कभी आपसे बोलेंगे नहीं, but बड़ा strong rule है कि underdeveloped countries must not be allowed to become developed countries. बहुत strong rule है, and I will tell you why. देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है. देखिए यहाँ you will have to go into economics because politics is concentrated economics, and unless you understand economics, you will never be able to understand politics. So I will be going into economics a bit. देखिए cost of labor is a big chunk of the total cost of production. जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है तो cost of labor is a big chunk of it. So if the cost of labor is less, then the cost of production is less. And if the cost of production is less, you can sell your goods at a cheaper price and undersell business rival and eliminate him. See, there's competition in the market. One businessman eliminates another businessman not with bombs or guns or swords, but by underselling him, which means selling the same high quality good but at a much cheaper price. To give you an example, China, before its revolution of 1949, was a very poor and backward feudal country. 95% जो लोग थे वहाँ के गरीब किसान थे, बिल्कुल चिसड़ों में रहते थे, बहुत बुरा था before 1949. फिर जो revolution हुआ 1949 में, उसके बाद the leaders who came to power in China, they built up a massive industrial base, which is still growing. Now that massive industrial base, coupled with the cheap labor available in China, enables the Chinese to undersell the whole world. आप Western supermarket जाइए, they are packed with Chinese goods because the Chinese will sell the same high quality good which the American manufacturer can sell, but at half his price because Chinese labor is cheap. American labor is very expensive. तो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का लेबर तो इट इज इवन चीपर देन चाइनीज लेबर. हम लोग अगर एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट बन जाएं, of which we have all the potential, we have very bright engineers, Indian and Pakistani. आप जाइए यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में बहुत जाता हूँ, they're packed with American and Pakistani professors of mathematics, of engineering, of science and so on. So we have all the potential. 15-20 साल में we can become a modern industrial giant like China or USA. But if we do, then the Western industry will collapse because we will sell goods at 1/3 the price, even cheaper than Chinese. So will they permit that? No, they will not permit it because that will throw millions of the people out of employment. So how do they prevent the Indian subcontinent from becoming a modern industrial giant? They prevent it by making Hindus and Muslims fight each other, by people of different castes fight each other, different languages through their local agents. आप समझे ना? पूरा ये बंटवारा जो हुआ 1947 का, देखिए we are one country. पाकिस्तान को मैं कोई मुल्क नहीं मानता हूँ, ये फर्जी मुल्क है. It is an artificial fake country. It's part of India and bound to reunite with it. We are one country. भाई पाकिस्तान क्या है? It is Punjab, it is Sindh, it is Baluchistan. This was all part of India from Mughal times. Mughal Emperor Akbar के जमाने से हम एक थे.
तो हम एक जुबान बोलते हैं जिसको ये जिसमें आपसे बोलता हूँ, ये ना उर्दू है ना हिंदी है, इसको कहते हैं हिंदुस्तानी या खड़ी बोली। तो वाह ये वाह, बिल्कुल सब सही। कॉन्टिनेंट की लैंग्वेज। देखिए, कल्चर इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज, नॉट ऑन रिलीजन। कॉमन देखिए, कल्चर मबनी होता है लैंग्वेज पे। तो लैंग्वेज हम लोग की एक है, तो वी हैव सेम कल्चर, हम एक मुल्क है। ये पाकिस्तान एक फर्जी मुल्क है, कोई मुल्क मैं मानते ही नहीं हूँ उसको। इट्स पार्ट ऑफ इंडिया एंड बाउंड टू रीयूनाइट विद इंडिया बट अंडर अ सेक्युलर गवर्नमेंट। ये हमारे जो मोदी साहब हैं, ही इज आल्सो एन एजेंट ऑफ द वेस्टर्न पावर्स। क्योंकि इनका क्या काम है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का, कि हिंदू मुसलमानों में नफरत क्रिएट करो, लड़े हैं मुसलमान। वेस्ट इंडीज का तो पूरा खेल है कि हम लोग आपस में लड़ते रहे रिलीजन या कास्ट या लैंग्वेज के बेसिस पे, एंड वी डोंट इमर्ज एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट ऑफ व्हिच वी हैव ऑल द पोटेंशियल। देखिए, 15-20 साल लगता है फॉर अ नेशन टू बिकम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट। टू गिव यू एन एग्जांपल, 1868 में जापान में मेजर रेस्टोरेशन हुआ। आप हिस्ट्री बुक से पढ़ लीजिएगा। बिफोर 1868 जापान वाज रूल्ड बाय द शोगन्स हु वर फ्यूडल्स, बिल्कुल पिछड़ा रखा था जापान को। मगर जो पावर में आए, the leaders who came to power after the major restoration of 1868, they were modern-minded people. They sent delegations to Western country, mission भेजे, वहां से इंजीनियर्स बुलाए और टेक्निकल इंस्टीट्यूट सेटअप किए। 15-20 साल में जापान was transformed from a feudal country to an industrial giant. तो हम भी 15-20 साल में we can become like USA और चाइना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई टेक्निकल नॉलेज, कोई जादू नहीं है, हम लोग के पास है। हमारे, मैं अक्सर जाता हूँ अमेरिका, मुझे बुलाते हैं ये यूनिवर्सिटीज में, बर्कले, स्टैनफोर्ड वगैरह, दे इनवाइट मी टू गिव टॉक्स। और मैंने पाया वहाँ पाकिस्तानी और इंडियन प्रोफेसर खड़े हुए हैं इन इन मैथमेटिक्स, इन इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी। So we have all that is required to become a modern industrial giant. हमारे पास टेक्निकल स्किल्स का भंडार है। तो मगर पूरा खेल ये है, वो इसीलिए बंटवारा कराया गया कि ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट न बनने पाए हम लोग। अच्छा, हमारा देखिए, हमारा मकसद है, हमें बनना है मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, क्योंकि जब तक हम मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट नहीं बनेंगे, हम कभी नहीं मिटा पाएंगे गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ गुड, जो मैसिव प्रॉब्लम्स हमारे कंट्री के हैं। We can only abolish all that when we transform India into a modern industrial giant. डेवलप्ड कंट्रीज का खेल क्या है कि इंडिया मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट। इट शुड बी केप्ट बैकवर्ड, फ्यूडल। उसका तरीका है कि ये लोग इन लोगों को लड़वाते रहो, ये लड़े। सारे जो ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं इंडिया पाकिस्तान के, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज के एजेंट्स हैं। आपको पाकिस्तान में कौन हुकूमत करता है? फौज करती है, द रेगुलर आर्मी। और पाकिस्तानी फौज क्या है? इट इज जस्ट एन एजेंट ऑफ अमेरिकन। जो अमेरिका से अमेरिकन गवर्नमेंट ऑर्डर करती है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि जुल्फिकार अली भुट्टो ये बहुत हमारे खिलाफ जा रहा है, इसको हटाओ। तो जनरल जियाउल हक साहब ने सलूट मारा, कहा जी हुजूर जैसा आपका हुक्म, और उनको निकाल दिया और फांसी पे टांग दिया। अब इधर हमारे इमरान खान अमेरिका के खिलाफ होने लगे। देखिए, ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान वाज ऑलवेज इन द अमेरिकन कैंप। अभी दुनिया में दो बड़े अलायंसेस बन गए हैं, एक तरफ यूएसए और यूरोप, और दूसरी तरफ चाइना और रशिया। तो पाकिस्तान वाज ऑलवेज इन द अमेरिकन कैंप। इट वाज सॉर्ट ऑफ अ सेमी कॉलोनी ऑफ यूएसए। वहां से फाइनेंशियल एड मिलती थी, हथियार मिलते थे वो। अब ये इमरान खान साहब सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट होने लगे और थोड़ा सा चाइना रशिया की तरफ बढ़ने लगे, ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द ग्रिप ऑफ अमेरिका। और बल्कि कई उनके बयान आए, जैसे उन्होंने उसामा बिन लादेन की तारीफ कर दी कि ये शहीद है, और कह दिया कि अमेरिकन ने हमारे 70,000 सिपाही, 70-80,000 सिपाही कटवा दिए अफगानिस्तान में। वो प्रेशर डाल के गवर्नमेंट पे कि भेजो फौज, पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान। उससे हमारे नतीजा हुआ 70,000 ही हमारे सिपाही वहां मारे गए और हमको गुलाम बना दिया। ये डोनाल्ड बूक का किस्सा हुआ, वो लेटर वेटर दिखा के। तो ये सब जो किया, और इमरान खान चले गए रशिया, पुतिन से मिले जब ये यूक्रेन वॉर चल रही थी। तो इस सब से अमेरिकन बहुत नाराज है इमरान खान से।
और इमरान खान का वही हश्र अभी तक फांसी पे नहीं लटका दिया, मगर हटा दिया प्राइम मिनिस्ट्री से। ये अमेरिकन ने कराया थ्रू द पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तान आर्मी इज नथिंग बट एन एजेंट ऑफ द अमेरिकन। जो अमेरिका से हुक्म आएगा वो फॉलो करे। तो लिहाजा उन्होंने आपकी गवर्नमेंट जो इट वाज पाकिस्तान आर्मी और हमारे गवर्नमेंट जो पॉलिटिशियन इंडिया के हैं, ये सब एजेंट्स ऑफ फॉरेन पावर्स है। हमारे यहाँ क्या है इंडिया में, कोई एजेंट है, कोई रिलीजन के बेसिस पे चलाता है, सब पोलराइज करते हैं सोसाइटी। हमारे जितने पॉलिटिशियन इंडिया के हैं, कोई रिलीजन के बेसिस पे पोलराइज करता है, लाइक मोदी, और या कास्ट के बेसिस पे अदर पार्टी वो कास्ट के बेसिस पे, मगर पोलराइज सब करते हैं। और पोलराइज करने का मतलब है डेवलप कंट्रीज का काम करना। डेवलप कंट्रीज का पूरा खेल है कि इंडियन पीपल शुड नॉट गेट यूनाइटेड एंड स्टार्ट अ स्ट्रगल फॉर transformation of India into a modern industrial giant, which will require people struggle, united people struggle, which will be a protracted struggle. 15-20 साल चलेगा, जिसको हम कहते हैं जन संघर्ष, people struggle and culminating in a people's revolution. वही सोल्यूशन है हमारे कंट्री का, मगर उसमें 15-20 साल लगेगा और बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। तभी हम एक ऐसा गवर्नमेंट सेटअप कर सकते हैं led by modern-minded leaders who are determined to rapidly industrialize the subcontinent and give our people a high standard of living. देखिए, हर पॉलिटिकल एक्टिविटी का एक और एक ही टेस्ट होता है, और वो है does it raise the standard of living of the people? Does it give people better lives? बस यही टेस्ट, और कोई टेस्ट नहीं है। तो लिहाजा हम लोग को तो ऐसा गवर्नमेंट क्रिएट करनी है। इंडिया का मतलब है पाकिस्तान, that includes Pakistan, Bangladesh, because we are really one country. So our whole subcontinent must be transformed by political leadership, and a political order must be set up under which there is rapid industrialization and the standard of living of our people steadily rises and our people get decent lives. Thank you. अब मैंने बात अपनी कही, आप लोग अपनी बात करिए। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू आस्क जस्टिस साहब अ क्वेश्चन, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की नेचर का क्वेश्चन है। पाकिस्तान को जैसे जस्टिस साहब ने अभी कहा कि एक फर्जी स्टेट है और वो उसकी यूनिफिकेशन, उससे पहले यू नो हिस्ट्री बेटर देन एनीबॉडी एल्स। देखिए, जस्टिस साहब की जो थीसिस है जी, ये अपनी तरफ इन्होंने डेवलप की है। मैंने अपने तरीके से विद फैक्ट्स डेमोन्स्ट्रेट किया है कि 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो, हु वाज द आउटगोइंग वाइसरॉय, उन्होंने लॉर्ड वेवल को कहा वी आर हेयर फॉर अनदर 30 इयर्स, यानी 1973। मेरी जिना वाली बुक में ये कोटेड है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने उनके लिए मुमकिन नहीं छोड़ा कि वो इंडिया को होल्ड कर सके, तो वो यहाँ से खुशी से तो गए नहीं है। और जैसे जस्टिस साहब बता रहे हैं, जिसको मैंने मैसिवली जो मेरी किताब है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, और फिर ये जिना की जो किताब आई है, उसमें विद ओवरवेलमिंग फैक्ट से मैंने दिखाया कैसे ब्रिटिश आर्मी के बयान है कि हम सब कॉन्टिनेंट को पार्टीशन करें, और जिना हैज शोड एन इंटरेस्ट इन जॉइनिंग द कॉमनवेल्थ, whereas Hindustan may decide to remain independent and sovereign. Therefore, if partition takes place, we should demand from Pakistan access to Karachi port facilities, Pakistan airfields, and Muslim manpower. और यही फिर हुआ। पाकिस्तान जब बना, और जस्टिस साहब ने जिस तरह बताया है, पाकिस्तान ने खुद थोड़ा सा फर्क है, ये बनाया ब्रिटिश ने था, लेकिन उनकी जो थी ना वर्ल्ड में एक पोजीशन एज अ ग्रेट पावर, इट वाज रिड्यूस्ड, डिमिनिश्ड बाय द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ऑल्दो इट वाज ऑन द विनिंग साइड, एंड द अमेरिकन्स इमर्ज्ड एज द लीडर्स। अमेरिकन्स का इंटेंशन कुछ और था उस जमाने में। वो ये था कि अमेरिकन एक्सपीरियंस चाइना के हवाले से था कि चाइना में वो कॉमिंटेंग को सपोर्ट कर रहे थे,
और सोवियत यूनियन जो है वो माओ जेडुंग को कर रहा था, और द नेशनलिस्ट्स अंडर कुओमिंटांग वर लूजिंग, एंड चाइना वाज इमर्जिंग एज द ग्रेट एशियन कम्युनिस्ट नेशन। इसको अमेरिकन रोकना चाहते थे बाय एनकरेजिंग एन इंडिया विच इज सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक। ये उस जमाने की बात है, लेकिन अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने जाते हुए पार्टीशन कर दी, और फिर कोल्ड वॉर के दौरान बिल्कुल वही हुआ जो जस्टिस साहब बता रहे हैं। और ये अब कैबिनेट में अब था, थोड़ा थोड़ा टाइम, अब थोड़ा टाइम। अब बात यह है कि जब दो स्टेट्स बन जाती हैं और उनकी पूरी एक दुनिया में रिकग्निशन हो जाती है, मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ये वो यूएन चार्टर के मुताबिक, जो पहले नहीं था। पहले तो कॉलोनियल पावर्स आई और सारे यूरोप वालों ने एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को चाया बना लिया। लेकिन 45 ऑनवर्ड्स एक सोच थी कि अब फर्दर ऑक्यूपेशन नहीं होगी, और डीकोलोनाइजेशन हुई भी। तो अब पाकिस्तान इज अ सॉवरन टेरिटोरियल स्टेट, जिसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी अंडर इंटरनेशनल लॉ जो है वो मानी जाती है। लेकिन इसको इस स्टेज पे लाना जिस पे जस्टिस साहब कह रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग यहाँ पे होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सार्क का जो फ्रेमवर्क था, इट वाज इन दैट डायरेक्शन। तो मैं समझता हूँ दो स्टेजेस में चलना चाहिए, कि पहले यहाँ पे ये जितने मेंबर्स हैं सार्क के, इनके अंदर एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बिल्ड हो। ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, इसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना दें विद द राइट ऑफ द कश्मीरीज टू फ्रीली मूव ऑन बोथ साइड्स, ताकि कॉन्फिडेंस तो पैदा हो जाए दोनों तरफ की रूलिंग क्लासेस में। और फिर अगली स्टेज जो है वो एक ग्रेटर साउथ एशिया, जैसे जस्टिस साहब बता रहे हैं, कायम हो सकता है। लेकिन इमीडिएटली वहां जाने के लिए, unless you defeat Pakistan and unless you defeat Bangladesh and force them to become part of India, it doesn't seem कि we can convince the ruling classes कि जिनको इतना चांस मिला है लूट मार करने का अपनी अपनी टेरिटरी में, वो छोड़ के तो लेकिन ये एक बहुत नई यूनिटी बना लें। तो साहब, मैं कहता हूँ कि लेट्स गो फॉर द रिवाइवल ऑफ सार्क, बट इंटेंशन ऑफ सार्क शुड बी व्हाट, that we unite one day, if not immediately, in let's say 10-15 years, once peace has been established, trade has been allowed to flourish, and people, you know, जस्टिस साहब आके पाकिस्तान में बोल रहे हैं, हमारे जैसे लोगों को इनवाइट वहां कर रहे हैं, ताकि पता लगे यार हम वाकई एक्चुअली हम एक ही हैं। मैं रिसेंटली 2 दफा होके आया हूँ इंडिया में, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट, खुदा की कसम, दिस इज, आई एम तो नॉट वो एग्जैजरेटिंग। इस मैं on तो both आई वाज sides, ओवरवेल्म्ड। लेकिन लेकिन अब क्या है, एक बात, आखिरी बात, अब मेरे हर वीडियो पे हम तो कहते हैं यार हम एक हैं, हम ये हैं, तो वो एक पूरे ट्रॉल्स हैं जो हर वक्त मुझे गालियां देते रहते हैं कि तुम मुसलमान हो, तुम कभी सेकुलर हो ही नहीं सकते, तुम बीच में से जिहादी हो, ये है वो। तो ये जो बीजेपी ने तैयार की है ना एक पूरी फौज, जिसका काम ही मुसलमानों को, पाकिस्तान को और इस्लाम को अटैक करना है, उसको भी टैकल करना पड़ेगा। गलतियां पाकिस्तान से ज्यादा हुई हैं, ये भी मैं कहने को तैयार हूँ। वाजपेयी साहब आए थे, एक बहुत अच्छा चांस था कि हम आगे बढ़े, उसको हमारी फौज ने सैबोटाज कर दिया। एक हद तक नरेंद्र मोदी, डिस्पाइट व्हाट ही इज, वो शादी पे आ तो गए थे ना, तो पठानकोट हो गया। तो वी शुड टेक कॉग्निशन ऑफ दीज factors which are always ready to sabotage a movement towards peace. But the ultimate goal, and it's not a goal in 100 years, I would say first 10 years, 15 years, we convince these people, these countries to come together, cooperate, and then we move towards some sort of union. ये मैं कहना चाहता हूँ। जस्टिस साहब, आप क्या कहना चाहेंगे फर्दर टू दिस? एक सवाल माइंड में ये आता है कि फॉल्ट लाइन क्या है? इज दिस हिस्टोरिकल बिकॉज मुस्लिम
rule, because of the Muslim rule in India, उसकी resentment है, or is it deeply religious, not only political? What is it? देखिए आप लोग समझिए मैंने कहा क्या, ना प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने समझा मैंने क्या कहा ना आपने, ही इज नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। पूरा खेल डेवलप कंट्रीज का है कि इंडिया और पाकिस्तान में हॉस्टिलिटी रहनी चाहिए, जी रहनी जी 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 पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल मुझे बोलने दीजिए जरा। देखिए ये सार्क वर्क बिल्कुल नहीं बन पाएगा। भाई देखिए पूरा खेल उनका डेवलप कंट्रीज का बिगड़ जाएगा अगर हम लोग इफ वी कम क्लोजर टुगेदर, इफ इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम फ्रेंडली विद ईच अदर, डेवलप ट्रेड विद अदर, द होल गेम ऑफ द डेवलप कंट्रीज विल बी फिनिश्ड। पूरा दैट्स राइट। देखिए आप पहले समझने की कोशिश करिए मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए ये डेवलप कंट्रीज में बड़ा स्ट्रॉन्ग रूल है बट वेरी सीक्रेट। कभी जी आपसे कहेंगे नहीं कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट नॉट बी अंडर एनी कंडीशन अलाउड टू बिकम डेवलप्ड कंट्री, बिकॉज इफ आई दे एग्री, डू देन टोटली विद एग्री। देयर चीप, सुनिए, विद देयर चीप लेबर द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विल अंडरसेल अस और हमारी सारी इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएंगी और जी मिलियन विल बी थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो क्या डेवलप्ड कंट्रीज ऐसा होने देंगे? नो, दे विल अपोज इट टूथ एंड नेल। So how do they oppose it tooth and nail? They oppose it tooth and nail by making Hindu and Muslim fight with each other, by making India and Pakistan fight each other. तो देखिए माफ करिएगा बिल्कुल आप यू आर ड्रीमिंग टू थिंक कि हम साथ बन जाए, दोस्ती हो जाए, फ्रेंडली, इम्पॉसिबल। पूरा खेल डेवलप कंट्रीज का बिगड़ जाएगा। उनका पूरा लेकिन खेल फिर है कि सवाल है, आप पे सवाल है कि अगर ये मुमकिन नहीं है तो एकदम इन मुल्कों का मिलना फिर कैसे मुमकिन होगा? हाउ? बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्योंकि पेशेंटली प्लीज हियर मी, आई एम टेलिंग यू हाउ। जी ये प्रोसेस 15-20 साल का प्रोसेस है। जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ ये 1-2 दिन में नहीं होने जा रहा है, बड़ा लंबा ये लॉन्ग रन स्ट्रगल है 15-20 साल की। क्योंकि डेवलप कंट्रीज का पूरा खेल बिगड़, आप क्या समझते हैं कि अमेरिकन परमिट करेंगे उनकी इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाए? आप क्या समझते हैं कि यूरोपियंस परमिट करेंगे उनकी इंडस्ट्रीज कोलैप्स? एक चाइना ने नाक में दम कर रखा है डेवलप कंट्रीज का, ये दूसरा फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर पैदा हो जाए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट के रूप में इमर्ज करे तो सारी इंडस्ट्री कोलैप्स होगी। उनका माल खरीदेगा कौन? देखिए अमेरिकन लेबर, वेस्टर्न लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा। मैं जाता हूँ अमेरिका, मेरे रिश्तेदार के यहाँ आती है क्लीनिंग सफाई वाली और मोटर कार पे आती है साहब। आपके यहाँ कोई जमादार आता है आपके घर की सफाई करने मोटर कार पे? यानी इट इज वेरी एक्सपेंसिव लेबर। तो लिहाजा हमारा लेबर बहुत सस्ता। देखिए कंट्रीज विच हैव चीप लेबर have distinct advantage over countries which have expensive labor because we can sell our products at a much cheaper price provided we build up a massive industrial base। तो लिहाजा ये आप लोग गलत फहमी में हैं बिल्कुल। ये सार्क पर कुछ नहीं होने जा रही, दे विल नॉट परमिट इट। जो डेवलप कंट्रीज हैं सर, दे विल सवाल नॉट ये है, परमिट। काउंटर सवाल सुने जो हाँ, उसका जवाब दें आप। ये तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि सार्क कामयाब हो जाए तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड की इंडस्ट्री जो है वो मुसीबत में पड़ जाती है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम एक हो जाएं। ये सब बातें आपकी मुनासिब हैं, इस पे तो मेरा कोई आपसे डिसएग्रीमेंट नहीं है। लेकिन बात ये है कि जो आप चाहते हैं कि हम एक हो जाएं, उसके लिए भी तो उतना ही मुश्किल है ना जितना कि अ, इन मुल्कों को कोऑपरेट करने की इजाज़त दी जाए या मौका दिया जाए। आप इसकी यूनिटी किस तरह कर सकते हैं फिर? क्योंकि यहाँ पे मैं जवाब पूरी एक देना आर्मी है, बात सुने, जवाब एक देना पूरी आर्मी है जिसका और सारा उसका जो ये उन्होंने जो बिज़नेस अपनी यहाँ पे एस्टेब्लिश की हुई है पाकिस्तान में, उसमें एंटी इंडियाइज़्म इज़ ए कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ दैट। इसी तरह अब इंडिया के अंदर इलेक्शन जीतने के लिए मुसलमानों को, पाकिस्तान को डिमोनाइज़ करके इलेक्शन जीतने की स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं। इन हकीकतों को अगर आप नज़र में रखें, तो ये यूनिटी फिर कैसे होगी? अगर वो नहीं हो सकती सार्क मैं वाली, ये मैं मेरा सवाल जवाब दे रहा हूँ। अरे जी, आप सुनिए ना, आप पेशेंटली जरा सुनिए, आप इंटरप्ट कर रहे हैं। देखिए सुनिए, जी। ये पहले तो आप एक एक करके लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। Do you not agree that we must abolish poverty and unemployment and hunger and lack of health care and lack of good education, etc. for our masses? Step number one.
यहाँ से शुरुआत होगी। अगर इस पे आप डिसएग्री करते हैं, आप कहते हैं नहीं लोगों को भूखा रहना चाहिए, बेरोजगार रहना चाहिए, तब दूसरी बात है। मगर मैं तो ये नहीं कभी कहूंगा, मैं कह दूंगा दिस मस्ट बी आवर ऑब्जेक्टिव over this in this subcontinent of abolishing poverty, unemployment, hunger, price rise, lack of healthcare. यहाँ से शुरुआत करिए। अब जी ये कैसे अचीव होगा? तो मैं कहा अचीव एक ही तरीका है, if we transform our subcontinent into a modern industrial giant, because only with large scale industry can we create the wealth to look after the welfare of our people. We must, unless we transform our subcontinent into a modern industrial giant, you will remain poor, you will remain hungry, you will remain massive unemployment, massive, ये real problems हैं। तो आप how to transform our subcontinent into modern industrial giant, अब ये तीसरा सवाल आता है। दो चीजों पे आप अग्री करेंगे, एक तो कि we have to avoid poverty and unemployment and hunger, दूसरा ये कि that the way to do it is to transform our subcontinent into a modern industrial giant like China or US। अब तीसरी चीज पे आ जाएगी, आप जो है इसमें मैथमेटिकली आपको जैसे मैथमेटिक्स थ्योरम चलता है ना, वन स्टेप लॉजिकली फॉलोज आफ्टर दिस अर्लियर स्टेप। मैं एक एक स्टेप आपको ले चलूंगा, जहां आप डिसएग्री करिए बताइए। क्यों से कि नहीं लोगों को हंगरी रहना चाहिए, भूखा रहना चाहिए, गरीब रहना चाहिए, तो दूसरी बात। मगर अग्री तो एक आप, अरे भाई सुनिए, तो अब सवाल उठता है हाउ टू ट्रांसफॉर्म आवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट टू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट। देखिए उसमें मैंने कहा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज विल अपोज इट टूथ एंड नेल, because if we succeed and transform our subcontinent into a modern industrial giant, of which we have all the potential. As I said, we have thousands of very bright engineers. I've met them in America. that is agreed, that your observation sir is totally agreed, इस पे हमारा कोई नहीं है। हम कह रहे हैं कि how to get there, आप ये बताएं। मैं let me complete. I interrupted when you were speaking. Please let me complete. अच्छा लगता है कि how to transform the Indian subcontinent into a modern industrial giant. पूरा फोकस इस पे आना है, इधर उधर की बातें नहीं होंगी। पूरा फोकस इस पे आना है कि how to transform the Indian subcontinent into a modern industrial giant. Otherwise, we can never abolish poverty and hunger and unemployment, which are real problems. तो उसके देखिए मैंने कहा because the developed countries will tooth and nail oppose this transformation. तो लिहाजा आपको एक पीपल स्ट्रगल चलानी है, बड़ी वो जो बड़ी लंबी चलेगी, जिसमें बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। आप समझते हैं चाइना में रेवोल्यूशन एक दिन में हो गया, जो 1949 का रेवोल्यूशन हुआ, इट हैड स्टार्टेड 25 इयर्स अर्लियर। आपका तो और भी लंबी स्ट्रगल चलेगी। पीपल स्ट्रगल इट विल रिक्वायर ट्रेमेंडस सैक्रिफाइसेस। It must be led by patriotic, modern-minded leaders who are totally selfless, who are determined to set up a political order under which this radical, rapid industrialization takes place and our people start getting decent lives. तो लिहाजा ये बड़ा लंबा स्ट्रगल है। अब देखिए आप कहेंगे कि अभी पाकिस्तान में इंडिया के और इंडिया में रिलेटेड, न पाकिस्तान का एनिमी इंडिया है, न इंडिया का एनिमी है पाकिस्तान। हमारे एनिमीज हैं पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, कॉमन है। वी हैव, दो गरीब आदमी कैसे लड़ सकता है आपस में, बल्कि दोनों को मिलना है। वी हैव टू यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट द कॉमन एनिमी। तो लिहाजा ये इसमें वक्त लगेगा। आप कहते कैसे होगा, मैंने बताया कैसे होगा। जो चाइनीज स्ट्रगल चला 25-30 साल चला, तब जाके 1949 में सक्सेसफुल हुआ। तो लिहाजा आपका तो और भी लंबा चलेगा, मगर घबराने की बात नहीं है। We will have patriotic leaders, modern-minded people, and it will take time, it will take tremendous sacrifices, क्योंकि डेवलप कंट्री पूरा जोर लगा देंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ना होने पाए। The transformation by which the Indian subcontinent becomes a modern industrial giant like China. एक चाइना ने नाक दम कर रखा है अमेरिका का, दूसरा चाइना पैदा हो जाए तो जो बचा कुचा उनकी हस्ती सब पूरा कर जाएंगी, क्योंकि they will not be able to face our competition. हमारा cheap labor है, we can sell goods at half or one-third the price. तो ये स्ट्रगल देखिए, ये it requires patient education. आपने पूछा ना कि कैसे होगा, मैंने कहा ये पेशेंट, हम लोगों ने बनाया है इंडियन यूनिफिकेशन एसोसिएशन।
whose aim is कि India and Pakistan, Bangladesh must be united. मगर हम कहते हैं this has to be done peacefully, not by military means. We have to persuade people, we have to convince people. देखो कि देखिए ट्रूथ में बड़ी पावर होती है, सत्य में बड़ी शक्ति होती है। अगर मैं जो बात कह रहा हूँ कि we are really one country, we have been artificially divided, अगर मेरी सच है तो आज आप मेरी बात आज ना माने, कल ना माने, परसों जरूर मानेंगे अगर मेरी बात सच है। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरी बात सही है कि हम एक मुल्क हैं एंड वी आर टू यूनिट, मगर उसमें बड़ी भारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। आप जानते हैं चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ 1949 में, तब चाइनीज लीडर्स ने ये एक एस्टिमेट किया कि कितने लोग शहीद हुए इस 25 साल के स्ट्रगल में। पता लगा 10% ऑफ चाइनीज पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट। उस जमाने में चाइना की पॉपुलेशन करीब 55 करोड़ थी, आज तो 140 करोड़ हो गई। तो करीब 5 करोड़ लोग मारे गए उस इन 25 ईयर ऑफ स्ट्रगल। या वियतनाम की जो स्ट्रगल चली, वियतनाम 25 साल स्ट्रगल चली फ्रॉम 19 आप समझिए बल्कि 1945 से समझिए 75 तक 30 साल चली। उसमें 10% वियतनामीज पीपल, जो उस टाइम आबादी थी वियतनाम की 40 मिलियन, अब 4 मिलियन वर किल्ड, अब तो करीब 100 मिलियन हो गई आबादी। कहने का मतलब हमारे यहाँ 140 करोड़ इंडियन है और आपके 25 करोड़ पाकिस्तानी, तो एक टोटल 165 और बांग्लादेशी मिला के 180-90, 10% लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। बड़ी भयंकर चीज है रेवोल्यूशन, तो मजाक है। रेवोल्यूशन इज नॉट अ जोक, इट मीन यू हैव टू सैक्रिफाइस योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों की कुर्बानी देने को तैयार है ये करना, और नहीं आप तैयार है तो रहिए गरीब, रहिए पिछड़े, और जो गरीब आदमी हो उसको जूता पड़ता रहता है। ये सब दुनिया का वसूल है। पुअर पीपल आर किक्ड अराउंड। फैक्ट इज क्या आप लोग अभी भी वेस्टर्नर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं क्योंकि योर कंट्री इज पुअर। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं इज्जत मिले, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर कंट्री इनटू अ मॉडर्न कंट्री, जैसे जापान ने किया, चाइना ने किया। पहले जापान चाइना भी बड़े पिछड़े, उनको येलो रेसेस कहते थे, वेस्टर्नर्स यूज्ड टू कॉल देम येलो रेस और लुक डाउन करते थे। नाउ नोबडी डेयर कॉल चाइनीज और जापानीज येलो रेसेस। व्हाई? बिकॉज़ दे बिकम रिच, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। हमको भी यही करना होगा, उसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी होंगी। ये रेवोल्यूशन मजाक नहीं होता है, बड़ी भयंकर देनी पड़ती है आपको। क्या अपनी आबादी इंक्लूडिंग योर चिल्ड्रन को कुर्बान देना पड़ेगा, और नहीं आप कुर्बानी देने अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो रहिए भूखे, रहिए गरीब, रहिए पिछड़े और जूते खाते रहिए। यही आपको दो ऑप्शन है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये देखिए, इसमें तो हमें कोई शक नहीं है कि जो जस्टिस साहब बात कर रहे हैं उसके अंदर इतनी नोबिलिटी ऑफ हार्ट एक मौजूद है। वी कैन नॉट हैव टू ओपिनियंस, बट देयर आर और आपकी बात से मुझे मैं सोच रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हिंदुस्तान डिवाइड हुआ, जर्मनी डिवाइड हुआ, वियतनाम में भी ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट, साउथ नॉर्थ और वेस्ट, कोरिया डिवाइड हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया। सो बहुत डिविजन्स तो उससे आई, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आई। तो क्या फॉर और फिर वी शुड आल्सो कंसिडर कि व्हाट वर दोज सर्कमस्टांसेस दैट ब्रॉट ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी टुगेदर। यूनिफिकेशन आई, फिर यूनिफिकेशन के बाद वो तो बहुत अमीर लोग थे, उन्होंने रातों रात सड़कें बना दी, स्कूल बना दिए अंडर डेवलप्ड ईस्ट जर्मनी में। सो ये आई डोंट नो इफ यूनिफिकेशन इज पॉसिबल, बट yes, very close ties are very Yeah, that's what I feel. That's what I feel. कि ultimate goal वही है जो जस्टिस साहब कह रहे हैं. I have no two opinions about it. How to get there? How to get there? इसके ऊपर जस्टिस साहब ने कहा है कि सार्क को वो कभी कामयाब नहीं होने देंगे. Which I totally grant. Which I totally grant. लेकिन the second thing is इतना नुकसान उठा के वहां पहुंचना चाहते हैं. जी. लेकिन वो देखो ना, उसके लिए कौन सी जो ये कुर्बानी के लिए लोगों को कह रहे हैं कि हमारे साथ आए, तो मैं तो बता रहा हूं कि मैंने पिछले दिनों कोशिश की कि हम इंडियन और पाकिस्तानी एक इंटेलेक्चुअल ये एक बनाएं जो दोनों तरफ के लोगों को समझाएं कि हमको एक दूसरे के साथ अमन से रहना चाहिए।
तो नहीं पाकिस्तान से तो मेरे साथ कुछ लोग आ गए, इंडिया से लोग घबराते हैं बिकॉज़ इस प्रेज़ेंट सेटअप में जस्टिस साहब को तो कोई हाथ नहीं लगाता जो, लेकिन आम बंदा जो है वहां के डर के रहता है। आई टेल यू, पाकिस्तान में ज्यादा फ्रीडम है हुकूमत को क्रिटिसाइज करने का। और इवन एस्टैब्लिश हाँ, हम क्रिटिसाइज बार कर बार हम सुबह शाम करते हैं, वहां सुबह पे शाम। बड़ा मुश्किल है। मैं सर एग्जांपल देता हूँ, एक दफा डॉक्टर साहब एक बहुत सीरियस बात है। हमारी हाँ इस्टेब्लिशमेंट ने तो कभी हमें, हम देखिए, हालांकि जो ये गुफ्तगू हो रही है जी, ये टोटली पाकिस्तान का वो जो एक आइडिया एंड वो आइडियोलॉजी उसके है खिलाफ उसके है, ठीक है। खिलाफ है। लेकिन लेकिन हम जस्टिस साहब का एहतराम करते हैं, उनका एक ओपिनियन है। सुनना तो जरूरी है ना, सुने तो सही, लेकिन जी जी, यूनिफिकेशन को की हम उस तरफ ना भी जाए, लेकिन एक क्लोज टाइज, दैट्स व्हाट आई थिंक गुड वुड बी नेबर। यस। फंडामेंटल। टाइज होंगी, ट्रस्ट एग्जैक्टली। बिल्ड होगा तो अगली स्टेज आएगी। हाँ, कुर्बानियों के देखिए, लिए, कुर्बानियों पाकिस्तान के में लिए। इतने रिसोर्सेज हैं, मैसिव रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में। अगर इंडिया की इंडस्ट्री उससे बेनिफिट कर ले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक इफ मैं वी हैव आपको एक दैट। एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आज यस। से 2 साल पहले मुझे वो वसंत वखंत माला वालों ने बुलाया था एक स्पीच देने के लिए नासिक में। उसके बाद मैं बैंगलोर गया, तो वहाँ पे इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत बहुत कामयाब है। तो मुझे 2-3 इंडस्ट्रियलिस्ट मिले कि आप अपनी हुकूमत को कन्विंस कर लें, तो हमारे पास हज़ारों ये हैं आउटसोर्सिंग के जॉब जो हम पाकिस्तानी यूथ को दे देते हैं, जो बेचारे पाकिस्तान से भाग रहे हैं, कभी डूब जाते हैं कहीं। तो मैंने उस पे 2-3 वीडियो भी बनाई, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट इधर-उधर आती ही नहीं। व्हाट कैन वी डू? इंडिया से तो बहुत लोग तैयार हैं कि हम इन्वेस्ट भी करेंगे, हम ये भी रुकावटें हैं, करेंगे। तो जरा रुकावटों की निशानदेही कराते हैं जस्टिस जी, जी। साहब। ये अब रुकावट। एक और बात, अब इंडिया के अंदर एक पूरी ऑर्गेनाइज़्ड सोच है कि पाकिस्तान को हमने कभी किसी तरीके से इससे दोस्ती नहीं करी, ये फेल हो गए हैं, हम कामयाब हो गए हैं, तो इनका अब मज़ाक उड़ाओ, इनको रन डाउन करो। ये वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंडिया में, ये ये वो तो बहुत वो बहुत वाइज वोकल है, वो बहुत वोकल है, बहुत इसलिए वोकल है। कि मुझे डॉक्टर साहब, टोटल जस्टिस साहब, खतरा पता है क्या है कि इस किस्म की ट्रोलिंग का जब ये दिन गुजर जाएंगे पाकिस्तान के, एंड इट कम्स बैक ऑन इट्स वे टू प्रोग्रेस एंड मूव्स इनटू प्रॉस्पेरिटी, यहाँ से बैकलैश भी उसका, आई कैन नॉट से कि उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। यहाँ पे भी तो लोगों के जज्बात है ना, तो एक तरफ आएगी तो उसका जवाब तो लेना पड़ेगा एक दिन उसका। दैट्स राइट। देखिए It doesn't end anywhere. Doesn't end anywhere. कि जो प्रोफेसर इशराक अहमद ने कहा कि इंडिया कामयाब हो गया, तो जरा इनके नॉलेज में मैं कुछ फैक्ट लाना चाहता हूँ, शायद इनको मालूम नहीं है। 4 फैक्ट मैं लाऊंगा। नंबर 1, every second child in India is malnourished and the situation is getting worse. अगर आप गूगल पे जाइए और टाइप करिए चाइल्ड malnutrition in India ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है, और आप पाएंगे कि over the last 4-5 years India, which has already 50% of our children are malnourished, खाने को नहीं मिलता, उसकी पोजीशन, इंडिया की पोजीशन है स्लिप फ्रॉम पोजीशन नंबर 101 to 107 आउट ऑफ 125 कंट्रीज सर्वेड। यानी ये पिछले 4-5 साल में और बदतर हालत हो गई है। ये तो आपकी चाइल्ड मैनेजमेंट का जो आप कह रहे हैं ना कि इंडिया इज डूइंग वेल, ये जी, मैं नहीं कह रहा। ओ सर, बात सुन लें। लेट मी से, मैं नहीं सर कह रहा, आई एम नॉट सेइंग। मैं कह रहा हूँ वहां से जब ये ट्रोलिंग होती है तो वो लोग हमें कहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि इंडिया कर गया है और पाकिस्तान नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ इस लॉबी को कैसे हैंडल करना है, ये मैं कह रहा मैं आप तो बोलने नहीं देते हैं। सुनिए, पहली चीज नंबर 1 आई टोल्ड यू अबाउट चाइल्ड मैनेजमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट पे आइए। इंडिया की हाल मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं मालूम। 12 million youth are entering into the Indian job market every year. 12 million. But there are less than 500,000 jobs which are created in the organized sector of the Indian economy. Where do the remaining 11.5 million youth in India who are entering the job market go?
they become hawkers, vendors, stingers, bouncers, criminals, beggars, suicides, girls become prostitutes. ये हाल है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में। जो कहते हैं कि बड़ा जीडीपी ग्रोथ हो, थोड़ी सुन लीजिए। एक चपरासी की नौकरी अगर गवर्नमेंट एडवर्टाइज करे, एक नौकरी तो हजारों एप्लीकेशन आती हैं, जिसमें से कई पीएचडी हैं, एमएससी, इंजीनियर बेगिंग फॉर चपरासी जॉब। ये तो अनएम्प्लॉयमेंट का आलम है। महंगाई आसमान छू रही है। इवन जो एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड एंड मेडिसिन एंड फ्यूल, जो आपका पाकिस्तान जैसा हाल है। चौथी चीज, हेल्थ केयर का हाल आप जानते क्या है? ये बात को एंड 5% इंडियन they don't get proper health care because it is too expensive. There are some very good hospitals in Delhi, जहाँ मैं रहता हूँ। अगर मैं क्योंकि रिटायर्ड सुप्रीम जज हूँ तो मुझे फ्री मिलती है फैसिलिटी, बट these good hospitals are very expensive. Poor man can't go there. So where does he go? He goes to quacks. क्वैकरी इतनी रैम्पेंट है इंडिया में, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं झोला छाप डॉक्टर। कोई डिग्री बिग्री नहीं, मगर गरीब आदमी कहाँ जाए? उसी के पास जाता है। ये तो आलम है हेल्थ केयर का। कहने का मतलब है बुरा हाल है इंडिया का, जैसे बुरा हाल है पाकिस्तान का। कुछ ही गलत फहमी मत है। ये मैंने ये फैक्ट्स आपको बताए, बताना जरूरी था। फिर ये कहा जाता है कि एक मिनट, आई एम जस्ट अबाउट टू कंप्लीट, आई एम जस्ट अबाउट टू। ये पूछा डॉक्टर इश्तियाक है, मैंने अच्छा सवाल पूछा कि कैसे रियूनिफिकेशन होता है। जो मुझसे कई सवाल लोगों ने पूछा कि आपने बना तो दिया इंडियन रियूनिफिकेशन एसोसिएशन, व्हाट इज द प्रैक्टिकल मेथड ऑफ रियूनिफिकेशन? मैंने कहा मैं बताता हूँ आपको प्रैक्टिकल। मैंने कहा देखिए, फर्स्ट स्टेप इज जस्ट स्प्रेडिंग द आइडिया। इसके आगे मत बढ़ो। पहले हम लोग जो कर रहे हैं इंडियन रियूनिफिकेशन एसोसिएशन में, वी आर जस्ट स्प्रेडिंग द आइडिया दैट इन फैक्ट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आर वन कंट्री, और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हाउ इट इज वन कंट्री। इसके आगे अभी नहीं बढ़ना है, नथिंग मोर देन। अभी ये आइडिया स्प्रेड, ये आइडिया जब वाइड स्प्रेड हो जाए, विच इज बाउंड टू बिकम बोथ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कि वी आर रियली वन। हमको ये अंग्रेजों की साथी जो बंटवारा करता है, ब्रिटिश स्वाइंडल टू मेक हिंदू एंड मुस्लिम फाइटिंग ईच अदर। तो लिहाजा ये आइडिया जहां वाइड स्प्रेड हो जाएगा, और होना ही है क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन ट्रूथ, then people will find ways and means of reunifying. They will use their creativity. देखिए, इंसानों में क्रिएटिविटी होती है, आप समझे ना, तो तरीका ढूंढ लेंगे। अभी हमको सिर्फ ये आइडिया स्प्रेड करना, दिस इज ऑल वी आर डूइंग। मैंने लोगों से कहा, हमारे बहुत सारे लोग, देखिए इंडिया में तो बहुत, हमारे यहाँ चैप्टर्स खुल गए हैं हर स्टेट में। पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि एक आपके पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 123 कैपिटल ए है, आप नोट कर लिए, शायद आपको नहीं मालूम हो। सेक्शन 123 कैपिटल ए ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड कहता है कि टू स्पीक अगेंस्ट पार्टीशन कैरीज अ 10 ईयर सेंटेंस। 10 साल के लिए आप जेल चले जाएंगे। आपको शायद मालूम नहीं है सर, अगर आपकी हिम्मत नहीं। अरे सुनिए, आई एम जस्ट अबाउट टू कंप्लीट। इसलिए यू डेयर नॉट, इफ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, स्पीक अगेंस्ट पार्टीशन, क्योंकि पकड़ के आपको जेल में 10 साल के लिए डाल दिया जा सकता है। वैसे जेल में कोई नहीं डालता। बात सुने सर, कोई जेल में नहीं डालता, आम लोग बात ये कर रहे हैं। मगर यही तो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में एटीट्यूड पार्टीशन को कायम रखने का है। ये दिस इज माई प्ली। इसको ओवरकम करना है ना सर, मैं ये कह रहा हूँ। दैट्स आपकी जो उसका तरीका बताया कि पेशेंटली हमको एक्सप्लेन करना। देखिए आपकी बात सही है जी। अभी जो माहौल इंडिया में है कि बीजेपी इज इन पावर, बट बीजेपी इज नथिंग बट एन एजेंट ऑफ द डेवलप कंट्रीज। बीजेपी का जो डेवलप कंट्रीज का काम है कि हिंदू मुस्लिम लड़वाओ, कास्ट के बेसिस पर, ताकि हम मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट के रूप में इमर्ज न कर सके। बीजेपी इज नथिंग बट एजेंट ऑफ द डेवलप कंट्रीज, वो पावर में है। तो हमको ये लोगों को एक्सप्लेन कर, देखिए वी हैव टू एजुकेट पीपल कि देखिए क्या ये सब क्या क्या हकीकत क्या है कि ये जो पार्टी है, नॉट ओनली बीजेपी, अदर पार्टी ऑल्सो, ये बीजेपी तो रिलीजन के बेसिस पे लड़वाती है लोगों को और नफरत फैलाती है। अदर पार्टीज कास्ट के बेसिस पे करते हैं, कोई लैंग्वेज। हमारे यहाँ इंडिया में सब पार्टीज आर एजेंट्स ऑफ डेवलप कंट्री, एजेंट्स इन द फॉर्म इन द सेंस दैट दे पोलराइज सोसाइटी फॉर देयर वोट बैंक्स। वोट बैंक्स के लिए जानते हैं इंडिया की पॉलिटिक्स आप अगर समझे हैं कि कास्ट और रिलीजन पे चलती है।
कि वोट बैंक मिलता है अगर आप नफरत फैलाएं, और नफरत फैलाने का मतलब आप डेवलप कंट्री का एजेंट हो गए। आप समझ, तो ये जो मैंने कहा, जो कठपुतली, देखिए आपने कभी कठपुतली का नाच देखा है? पपेट शो। तो जी आप जी देखते हैं जो, सुनिए, अरे बचपन में देखा होगा, तो पपेट जो कठपुतली है वो नाचती रहती है, मगर पर्दे के पीछे पपेटियर छुपा हुआ, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। वो ठीक है पपेटियर डेवलप कंट्री है, आप समझे ना? वो लगता है कि जो puppets are moving of their own volition, but no, they are being pulled by strings by a puppeteer who is hidden behind. तो राइट आपको पपेटियर नहीं दिखाई देता है, आपको बस वो पपेट दिखाई दे रहे हैं, आप समझ, आप उस पे उछलने लगे कि देखिए हिंदू मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन है, कुछ नहीं है। इट इज ऑल द पपेटियर हु इज मूविंग द पपेट, दैट अदरवाइज आई ऑन देयर ग्रांट ओन। यू सर, दैट आई ग्रांट कि वो यही चाहते हैं कि ये कभी करीब ना आए। मैं तो उस सारी बातों को मान रहा हूँ। अभी आपने वो पीनल कोड का बता दिया है, और यहाँ पे एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी तो हो गया है ना कि इसको कायम रखना है। आई एम सेइंग हाउ टू गेट देयर, और इंडिया से हम लिंक कैसे करें। अगर आप कहें ना कि एकदम ये सारा इंडिया है, तो उसकी रेजिस्टेंस यहाँ पे होती है कि देखें हमने तो अपना मुल्क बनाया था, ये अखंड भारत का प्रोजेक्ट है, इस किस्म की बातें होती हैं। तो मैं कह रहा हूँ यू हैव टू कीप दैट इन माइंड हाउ टू काउंटर इट, हम ये कह रहे हैं। देखिए मैं कहता हूँ, मैं बड़ी सख्त बातें करता हूँ। जी मैं कहूंगा दो दो दूंगा कि चार, आपको जितना भी हर्ट हो जाए, मैं कहूंगा पाकिस्तान फर्जी मुल्क है। कई लोग कहते हैं कि आप मत कहा करिए, हम लोग की फीलिंग हर्ट होती है। मैंने कहा अगर दो दो मिला के चार कहने से आपकी फीलिंग हर्ट होती है, देन दैट इज योर प्रॉब्लम, इट्स नॉट माइन। I will keep on saying 2 plus 2 equals 4, and ठीक therefore है I will keep on saying पाकिस्तान कोई मुल्क ही नहीं है, it is part of India, bound to reunite with India। और हम लोग ठीक है 500 साल से एक थे, हमारा कल्चर एक है। ये तो नहीं, अंग्रेजों की शरारत मुझे थी, तो समझ, जब मुझे अरे तो भाई आपकी बात, पूरा मुझे खेल तो था आपकी बात। कि अरे आप लोग तुम न सुनने को तैयार न समझने को तैयार। मैं समझा रहा हूँ, पूरा खेल है डेवलप कंट्रीज का कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट शुड नॉट इमर्ज एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, दैट्स राइट बिकॉज सर। दे विल डिस्ट्रॉय आवर इंडस्ट्रीज। हमारे पूरी अमेरिकन इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएंगी, यूरोप की इंडस्ट्रीज, क्योंकि कौन उनका माल खरीदेगा जब हम 1/3 प्राइस पे सेम हाई क्वालिटी माल हम बेच सकते हैं, 1/3 प्राइस, और साहब लेबर इज चीप। आप समझे ना? अरे भाई ये ये गेट इन इंडिया है। अरे भाई आप लोगों को ये आइडिया, बेसिक आइडिया, इकोनॉमिक आइडिया नहीं मालूम। पूरा हम्म, खेल है कि इंडियन खेल तो सबकॉन्टिनेंट जाती है, मस्ट खेल तो बी दुरुस्त अलाउड क्या, टू बी खेल तो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बहुत, अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट। ये पूरा खेल ये है, इसी पे खेल आइए। तो पूरा हो रहा खेल ये, तब है आप समझ इसमें तो पाएंगे किसी, हो क्या रहा है। हाँ, खेल बहुत बड़ा बोलिए। है सर, खेल बहुत बड़ा है, और खेल पैसे का है बुनियादी तौर पे। बेसिक पैसे तो, बेसिक खेल तो पैसे का ही चल रहा है ना सर। अभी ये जो ट्रेड वॉर और दुनिया में जो कुछ बन रहा है, और ओलिगार्क्स बन रहे हैं, जिसकी तरफ आपने भी अभी कहा कि इंडिया में जितनी पॉवर्टी है, और इंडिया की जो वेल्थ है वो 43% वेल्थ इंडिया की 1% लोगों के पास है। तो आप सोचें कि कितना अमीर गरीब का फर्क होगा। डॉक्टर साहब अब हमारे पास कुछ थोड़ा वक्त बचा है, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस सिलसिले में? क्योंकि ये इसकी तो हम बहुत हिमायत करते हैं, कमिंग टुगेदर। तो ये इन द मिड्स ऑफ ऑल दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, और फिर दे विल, अगर वो चले जाते हैं तो फिर दूसरे आ जाएंगे, तो क्या आर पीपल रियली रेडी टू कीप फाइटिंग विद ईच अदर? जैसे आपने इशारा किया कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो हर जगह पे हैं, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ सम ग्रुप्स। देखिए वेस्टेड इंटरेस्ट जो है, जैसे आपने भी कहा है, वेस्टेड इंटरेस्ट एंट्रेंच्ड है कि ये पार्टीशन कायम रखी जाए, लोगों को हिंदू मुस्लिम इशू पे लड़ाया जाए। वो सारी ये तो बात हमें समझ आती है। हम कर रहे हैं कि इसको ओवरकम करना या इसको ट्रांसेंड करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। द ऑब्जेक्टिव जो जस्टिस साहब का है वही हमारा भी है कि इस इलाके में डेवलपमेंट हो, बाहर से जो लोग आके हमें तंग करते हैं उसको हम ज़ीरो कर दें, तो वो यहाँ के लोगों की कोऑपरेशन से ही हो सकता है ना। अगर आप कहें कि वी शुड यूनाइट, तो हो सकता है मुझे अपील करती हो एकदम, लेकिन जो पाकिस्तान में सोच बनाई गई है उसको नहीं ना करती, उनकी तो सोच ही ये है। और आज ये मुझे पीनल कोड मुझे नहीं था पता
मैंने तो ये बड़ी देर से वायलेट की हुई है। मेरी जो किताब है It's in the पंजाब cannot ब्लडी पार्टीशन एंड प्लान, against the two nation it theory. flies into the face of this garrison state, flies in the face of this penal code, and above all जो मैंने जिना पे लिख के फाइनल किताब दिखा दी है कि ये कैसे सारा पंजाब को हुआ। बोलते हैं, मैं लेकिन नजरिया पाकिस्तान लेकिन का वफादार रहूंगा। जी, और हाँ, लेकिन वो किताबें वहां छपती हैं, उस पे बहसें होती हैं, मैं आता हूँ, बात भी होती है, महल लॉ उन्होंने बना दी है, लेकिन एवरीबॉडी नोज कि इसको कैसे आप करेंगे। जब करेंगे फिर देखेंगे यार, फिर मुझे भी पकड़ लेंगे ना, फिलहाल तो नहीं हुआ। सो नहीं, we never heard of it. We never heard of anything like that. दैट्स राइट। लोगों ने मुझे बड़ी इस penal code का आसानी पता ही नहीं था। आई डिडंट नो अबाउट कि ये एक ऐसी लॉ भी है। तो इट्स अ होगा। फ्राइटनिंग प्रोस्पेक्ट। सर आप ये ना बोला करें जिस तरह वहां पे ब्लास्फेमी का लगा के लोगों को पकड़ते रहते हैं। अब ये आपने ये बता दिया, अब हमें पकड़वा देंगे आप। नहीं नहीं, ये नो भाई इसका जिक्र ना किया करें, पता है इसका ना किया करें जिक्र। पाकिस्तान में लोग वेरी रेडिकलाइज, बट डीप डाउन यहाँ पे बहुत आजादी है। लिबरल सोच के लोग हैं यहाँ पे। इतना आप जानते हैं कि यहाँ इतनी किताबें लिखी गई हैं। आपने आपकी अपनी किताबों में यू हैव अडॉप्टेड अ वेरी क्रिटिकल व्यू अबाउट। वेरी क्रिटिकल, मैं तो पूरी इसके खिलाफ हूँ। हाँ, क्रिटिकल, पर ये फ्रीडम तो है। प्राउड ऑफ इट। मैं जरा बोल, आपने कहा फ्रीडम है, रुकिए, असल फ्रीडम है फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम फ्रॉम लैक ऑफ हेल्थ। आप कह रहे हैं फ्रीडम है, फ्रीडम है, कैसे कह रहे हैं आप फ्रीडम है? गलत बात कर रहे हैं आप। कोई फ्रीडम ना आपको फ्रीडम है ना हमको फ्रीडम है। जो आपके यहाँ लैक ऑफ फ्रीडम है वो इंडिया में भी नहीं, वो वाली फ्रीडम नहीं है, वो वाली फ्रीडम नहीं भाई। है। आप सुनने को तैयार, समझने को तैयार। फ्रीडम मीन फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम फ्रॉम लैक ऑफ हेल्थ केयर, फ्रीडम फ्रॉम लैक ऑफ, ये फ्रीडम, ये फ्रीडम है, ये रियल फ्रीडम है जो आप कह रहे हैं। फ्रीडम है क्या? बेवकूफी बात कर रहे हैं कि फ्रीडम है, फ्रीडम है क्या? ना आपके यहाँ पाकिस्तान में, ना इंडिया में फ्रीडम। आम आदमी 80% आदमी कितनी गुर्बत में रहता है, कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगा, हालत खराब है इंडिया में भी, पाकिस्तान आप फ्रीडम फ्रीडम चिल्ला रहे हैं। वो वाली आपको नहीं, वो वाली फ्रीडम बाकी नहीं है, वो वाली फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक। लेकिन आज देखें ना, आज देखें ये हम बात जिस पे आप जो बात कर रहे हैं, ये फ्रीडम ही है ना कि आपका पैगाम सारे पाकिस्तान में पहुंचेगा। प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक स्पीच दी जिसका नाम है सेकंड बिल ऑफ राइट्स, जनवरी 1944 में। आप नोट करिए, सेकंड बिल ऑफ राइट्स। जी जी, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, जनवरी 1944, सेकंड बिल ऑफ राइट्स। वो गूगल में भी मिल जाएगी और यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। उसमें प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा, सुनिए, प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा कि जो हमारे राइट्स हैं इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इन द बिल ऑफ राइट्स, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वलिटी, लिबर्टी वगैरह, दिस इज इल्यूजरी। इसका कोई मतलब ही नहीं है अनलेस यू हैव इकोनॉमिक फ्रीडम, लाइक यू हैव अ जॉब, यू हैव हेल्थ केयर, यू हैव गुड एजुकेशन, यू हैव हाउसिंग। तो उन्होंने कहा सेकंड बिल ऑफ राइट्स लाना है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, अदरवाइज दिस बिल ऑफ राइट्स इज यूजलेस फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो वो उनका जो पढ़िएगा, वो स्पीच बल्कि ज्यादा लागू होता है हम लोग का इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। ये हमारे इंडिया में ये फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, इक्वालिटी। व्हाट डज इट मीन टू अ मैन हु इज हंग्री, हु इज अनएम्प्लॉयड? इट्स ऑल इल्यूजन। उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है, एक भूखे आदमी को, अनएम्प्लॉयड आदमी की तुमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ आप देखिए अपने आइडिया डॉक्टर हसन जफर बदलिए। ये जो आप बार बार कह रहे हैं फ्रीडम कहना बंद करिए। फ्रीडम मीन इकोनॉमिक फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, फ्रीडम फ्रॉम हंगर। इस बात से मैं आपकी एग्री करता हूँ कि जो आदमी का पेट खाली हो, उससे उसको क्या गर्ज के दुनिया में क्या हो रहा है। और वो बुल्ले शाह दा एक शेर है पंजाबी में कि यार वो अपना नहीं रहन दे, मैं भूल गया एकदम। वो बिल्कुल यही है। नेक्स्ट टाइम करेंगे जस्टिस साहब। पेट ना पईयां रोटियां ते सब गल्लां झूठियां, कि अगर पेट में रोटी नहीं ना पड़ी तो सब बातें झूठियां। ये बुल्ले शाह ने कहा है, पेट ना पईयां रोटियां ते सारे सब गल्लां झूठियां।
ये बिल्कुल वही आप कह रहे हैं, बड़ा बिल्कुल धर्म सही। तो रोटी है। इसको डॉक्टर इश्तियाक अहमद, इसको प्लीज मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं अपने फेसबुक पेज पे डाल दूंगा। मैं Give me credit, भेज देता हूँ, तो मैं भेज जस्टिस देता हूँ। साहब दिल नहीं भेज चाह रहा दीजिएगा तो मैं कि जाए। बिल्कुल भेज देता हूँ, अपने ये बुल्ले फेसबुक पेज शाने पे का डाल है, दूंगा। बुल्ले शाने का है, अच्छा, बिल्कुल भेजता हूँ, बिल्कुल भेजता हाँ हूँ। तो मैं गिविंग यू क्रेडिट की मुझे मालूम नहीं था प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने ये नई चीज सिखाई मुझे। और मैं क्रेडिट हमेशा दूंगा कि ये पीनल मैंने कोड आपने मुझे बताई है, जिससे मैं डरता हूँ। डॉक्टर साहब बिल्कुल संजीदा गुफ्तगू है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। जाने से पहले मुझे आपकी बात से याद आ रहा है वो एक कृष्ण चंद्र साहब का अफसाना, एक कपल जाता है कहीं हनीमून पे, अब उसका नाम नहीं आ रहा है, जज साहब मैं आपको भिजवाऊंगा वो। तो वो ऊपर अपनी बालकनी में बहुत अच्छे महंगे होटल में खड़े हुए हैं, तो चांद देख रहे हैं रोमांटिक, और नीचे एक बच्चा भूखा खड़ा हुआ है जिसके हाथ में आधा रोटी का टुकड़ा है, उसके लिए वो गोल टुकड़ा जो रोटी का है वो सबसे खूबसूरत चांद है। बिल्कुल सही है, तो ये ऐसे ये ही है, असल ये है, रियलिटी। ये है बहुत कि बहुत शुक्रिया। या मैं आपको बताऊं, मैं गया था नेपाल, तो एक मेरे फ्रेंड्स जो वो मुझे ले गए एक छोटे से होटल में, तो करीब 10 साल का बच्चा, 9-10 साल का बच्चा हमको खाना सर्व करने के लिए आया। तो मैंने कहा तुमको तो स्कूल में होना चाहिए, व्हाई आर यू अ वेटर इन अ होटल एट योर 9-10 साल का बच्चा। मैंने कहा तुमको तो स्कूल में होना चाहिए, यहाँ वेटरी कर रहे हो होटल। बोले साहब अगर मैं न कमाऊं तो मेरी फैमिली खाएगी क्या, मेरा ऐसे ही फादर है, इज अ पुअर लेबरर, और मेरे ये भाई है बहन असल है, बातें, मैं खिला रहा हूँ। बाकी बड़ी बातें हैं सर, बाकी तो ये आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज तो भरे हुए पेटों की बात है। ये बताया बहुत उसने मुझे, 10 साल का बच्चा कि साहब मैं ना कमाऊं तो मेरे 4-5 भाई बहन हैं, मुझसे भी छोटे हैं, तो ऐसे ही है, खाएंगे क्या, बाप कमाता नहीं ऐसे इतना। ये हाल है हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों का। रियलिटी, दैट इज द स्टार्क नेकेड रियलिटी। बहुत बहुत शुक्रिया जैसे साहब, कम से कम इस सारी माहौल में आप इन बातों की तरफ तवज्जो ही दिलाते हैं, ये भी बहुत हमारे लिए ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात बात है। हम है। आपके मुद्दा हैं सर, आपके फॉलोअर हैं, हम फॉलोअर हैं। हाँ जी, हाँ हम बहुत कदर करते हैं आपकी बातों जी, की। जी। डॉक्टर हाँ, इश्तियाक अहमद सर, मगर डोंट जॉइन द इंडियन यूनिफिकेशन एसोसिएशन, अदरवाइज आप पे वो दफा 123 ए लग सकता है, 123 ए पीनल कोड, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी हमारे मेंबर नहीं बन रहे हैं। हम चाहते थे यही तो वजह पाकिस्तानी है, भी यही हमारे तो वजह है एसोसिएशन में कि मेंबर बने, आपने बता दी मगर है वो ना, आपने यही तो वजह है, यही तो वजह जो है। सब जोर डरते दिया हैं, पड़ेगा। तो यही तो वजह है, यही डरते तो हैं हम कि कह रहे हैं आपको, यही तो हम कह रहे हैं अब आपको। हाँ, इंडिया यही में तो तो हम बहुत कह मेंबर रहे हो हैं। गए हमारे एसोसिएशन में, मगर हाँ, पाकिस्तान में सब डरते हैं, हमारे मेंबर नहीं हो रहे हैं। मुझे लगता है लेकिन लेकिन है अगर अगर आप स्टेपिंग स्टोन रखें दोस्ती का, उसके मेंबर सब बनेंगे। बहुत हाँ बहुत जी। शुक्रिया सर, देखिए, बहुत बहुत मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं कहता चलूंगा पाकिस्तान फर्जी मुल्क है, या जो हो जाए, आई विल नॉट बैक, नहीं, ठीक है, वो आपकी पोजीशन है। एज एन इंडियन ट्रूथ पे सिटीजन हम, यू आई एम आर नॉट फोर्सिंग यू टू एक्सेप्ट व्हाट आई से, बट आई विल कीप, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, आई दो दो मिला के 4 होगा, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, आई विल बस कीप ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू, बिल्कुल ठीक। बहुत फर्जी मुल्क फेक बहुत नवाज, थैंक बहुत यू, बहुत नवाजिश आपकी। थैंक यू थैंक वेरी यू, मच, आप लोगों के देखने का शुक्रिया। खुदा बहुत हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।